हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 16 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को पूर्ण करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दो घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र हैं। तो हम जानते हैं कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान होता है पी ए डैश इंटू पी बी डैश। अब हम पी ए डैश के स्थान पर लिख देते हैं 1 माइनस पी ए और पी बी डैश के स्थान पर लिख देते हैं 1 माइनस पी बी। तो ये पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान होगा। और यदि हम इसको ठीक करना चाहें तो यहाँ पर पी ए डैश और बी डैश भी लिखा जा सकता है और यही आपके गए ऑप्शन के अंदर आंसर बन जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पासों के एक जोड़े को उछालना है और उसमें प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि यदि हम दो पासों को उछालेंगे तो कुल घटनाओं की संख्या बनती है 6 गुना 6 यानी कि 36। अब यदि दोनों पासों पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना को हम ए से व्यक्त करें तो ए के समुच्चय में केवल मात्र ये एलिमेंट आएगा, यानी केवल मात्र एक ही एलिमेंट आएगा। इस आधार पर पी ए का मान बन जाएगा 1/36 और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा जो कि गे ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ए और बी दो ऐसी घटनाएं दी गई हैं जिसमें ए बी का उपसमुच्चय है। तो इस आधार पर हम लिखेंगे चूंकि ए बी का उपसमुच्चय है इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल होगा ए। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यदि हम पी ए बटे बी का मान ज्ञात करें तो सूत्र के आधार पर आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। नेक्स्ट स्टेप में हम समीकरण 1 से मान रख देते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की बजाय पर आ जाएगा ए, तो ये बन जाएगा पी ए बटे पी बी। अब इसको हम लिख देख सकते हैं पी ए इंटू 1 अपॉन में पी बी और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब चूंकि किसी भी घटना के लिए प्रायिकता का मान हमेशा 1 या 1 से छोटा होता है तो हम यहाँ पर पी बी के लिए ले लेते हैं लेस देन इक्वल 1। तो इस आधार पर 1 बटे पी बी का मान 1 या 1 से होगा बड़ा। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। ये मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो इस आधार पर पी ए बटे में बी बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू दी पी ए और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा जो कि ख ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 1 से 11 तक के पूर्णांक दिए गए हैं और उनमें से हमें दो पूर्णांकों को यादृच्छा चुनना है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस आएंगे 11C2। अब इसके बाद हमें दिया गया है कि दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि यह ज्ञात हो कि दोनों पूर्णांकों का योग सम है, यानी इसमें एक घटना पहले घटित हो चुकी है और बाद में दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1 से 11 तक जो अंक हैं उनमें कौन कौन से सम हैं और कौन से विषम। तो हमें 1, 3, 5, 7, 9 और 11 मिल जाएंगे विषम संख्याएं और इसी प्रकार 2, 4, 6, 8 और 10 मिल जाएंगी सम संख्याएं, यानी सम संख्याएं 5 होंगी और विषम संख्याएं होंगी 6। अब हम यहाँ पर पहले घटना ले रहे हैं f, जिसमें हम दोनों पूर्णांकों का योग लेंगे सम। अब इस घटना के लिए यह समझना अति आवश्यक है कि दोनों पूर्णांकों का योग सिर्फ और सिर्फ उसी स्थिति में सम आएगा जब हम या तो दोनों संख्याएं इनमें से लें या दोनों संख्याएं इनमें से लें। और अगर हमने एक संख्या इसमें से और एक संख्या इसमें से ली तो कभी भी योग सम नहीं मिलेगा। तो इस आधार पर यदि हम पी एफ का मान ज्ञात करें तो हमें ध्यान देना चाहिए कि या तो हमें दोनों पूर्णांक सम लेने होंगे या विषम। यानी यदि हम सम पूर्णांक लेते हैं तो हमें 5 सम संख्याओं में से 2 का करना पड़ेगा चुनाव, या यदि हम दोनों विषम लेते हैं तो हमें 6 विषम पूर्णांकों में से 2 का करना पड़ेगा चुनाव और बटे में आएगा 11C2।
इस आधार पर इसका उत्तर बन जाएगा 5/11। अब हम दूसरी घटना लेते हैं ई, जिसमें दोनों पूर्णांक विषम हों। तो इस आधार पर पी ई का मान मिलेगा। इस स्थिति में हमें 6 विषम संख्याओं में से 2 का चुनाव करना होगा और बटे में आ जाएगा 11/2। इसके आधार पर इसका उत्तर बन जाएगा 3/11। अब हमें पी ई इंटरसेक्शन एफ का भी मान ज्ञात करना होगा, जिसका मतलब होगा दोनों पूर्णांकों का योग सम भी होना चाहिए और दोनों पूर्णांक विषम भी होने चाहिए। तो इसका मतलब इस स्थिति में भी हमें 6 में से 2 विषम पूर्णांकों का चुनाव करना होगा और बटे में आएगा 11/2, यानी इस स्थिति में भी उत्तर बन जाएगा 3/11। अब जब पहले एफ घटना घटित हो चुकी है तो उसके बाद ई घटना के घटित होने की प्रक्रिया हमें ज्ञात करनी है, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ। इसमें मान रख दूँ तो बन जाएगा 3/11, बटे में आ जाएगा 5/11, ओवरऑल उत्तर बन जाएगा 3/5 और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, तो हमें उसके बाद ही आगे 3 क्वेश्चनों को हल करना है। इन क्वेश्चनों में हल करने के लिए बड़े बच्चे और छोटे बच्चे की हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। तो इस आधार पर हम लोग इसकी सैंपल स्पेस लिखते हैं कि यदि किसी दंपत्ति के 2 बच्चे हों तो हो सकता है कि पहला बच्चा भी लड़का हो और दूसरा बच्चा भी लड़का हो। यहाँ पर 1 और 2 का मतलब बड़े और छोटे बच्चे के लिए है। हो सकता है पहले लड़का हो और दूसरे नंबर पर लड़की हो सकता है पहला बच्चा लड़की हो और दूसरा बच्चा लड़का और हो सकता है पहले भी लड़की हो और दूसरे नंबर पर भी लड़की हो। तो इस आधार पर यह सैंपल स्पेस बन सकती है जिसमें कुल 4 एलिमेंट होंगे। अब इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हल करते हैं, जिसमें हमें यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़का है, यानी ये घटना घटित हो चुकी है और उसके बाद दोनों बच्चे लड़के होने की प्रक्रिया हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो हम लोग इसमें 2 घटनाएं ए और बी लेते हैं, जिसमें पहली घटना ए है बड़ा बच्चा लड़का होना। यदि हम इसका सेट लिखने की कोशिश करें तो इन 2 स्थितियों में बड़ा बच्चा लड़का होगा, तो ये सेट ए बन जाएगा। इस आधार पर पी ए का मान यदि हम ज्ञात करें तो इसमें 2 एलिमेंट है, 2 एस में एलिमेंट की संख्या बन रही है 4, तो उत्तर बन जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। इसके बाद हम घटना बी लेते हैं, जिसका मतलब है दोनों बच्चों का लड़का होना। और अब यदि इसका सेट लिखने की कोशिश करें तो आप ध्यान दें कि इसमें दोनों बच्चों के लड़का होने की केवल ये एक स्थिति है, तो बी में ये एकमात्र एलिमेंट आएगा। इस आधार पर पी बी का मान बन जाएगा 1/4। अब हमको ए इंटरसेक्शन बी की भी आवश्यकता होगी, तो उसमें एकमात्र एलिमेंट आएगा P1 और P2 से बना हुआ, और इस आधार पर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान भी बनेगा 1/4। अब ए घटना पहले घटित हो चुकी है और उसके बाद हमें घटना बी की प्रक्रिया ज्ञात करनी है, इसलिए हम पी बी बटे ए का मान ज्ञात करेंगे। तो सूत्र से बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ए। दोनों के मान हमारे पास मौजूद हैं, तो 1/4 बटे में 1/2, जिसको हल करने पर हमें मिलेगा 1/2 और यही आपके इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। दूसरे पार्ट में ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है, तो उसके बाद दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रक्रिया हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें भी हम पूर्व की भांति 2 घटनाएं ए और बी लेते हैं, जिसमें ए का मतलब है बड़ा बच्चा लड़की होना और बी का मतलब है दोनों लड़कियां होना। इस आधार पर यदि हम सेट ए को लिखें तो वह हमें मिलेगा G1 B2 या G1 G2। और इसी प्रकार यदि हम सेट बी को लिखें तो दोनों लड़कियां होने की स्थिति केवल एक ही बन रही है, G1 और G2 से बना हुआ। इस आधार पर पी ए का मान बन जाएगा 2/4 यानी 1/2 और पी बी का मान बन जाएगा 1/4। इसके बाद यदि हम ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करें तो उसमें केवल मात्र एक ही एलिमेंट आएगा, G1 और G2 से बना हुआ। इस आधार पर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान भी बन जाएगा 1/4। इसमें भी हमें पूर्व की भांति पी बी बटे ए का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये घटना पहले घटित हो चुकी है। तो सूत्र से आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी
बटे में पी ए, सभी मान हम लोगों ने ज्ञात कर रखे हैं और इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/2 और यही आपके इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। इसके आखिरी पार्ट में हमें ये पहले से ज्ञात है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, इस घटना को ए नाम दे देंगे। उसके बाद हमें दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, इस घटना को हम बी नाम देंगे। इस आधार पर यदि आप सेट ए लिखें तो एस के एलिमेंट से जिसमें कम से कम एक लड़का है, उसमें पहली घटना है B1 G2, दूसरी है G1 B2 और एक घटना है P1 B2, यानी ए में कुल 3 घटनाएं शामिल होंगी। इस आधार पर PA का मान बन जाएगा 3/4। और अब घटना B के लिए यदि सेट लिखूं तो दोनों बच्चे लड़के होने की केवल एक ही स्थिति बनती है। इस आधार पर PB का मान बन जाएगा 1/4। नेक्स्ट हम A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करते हैं, जिसमें केवल मात्र एक ही एलिमेंट आएगा B1 B2। अब इस आधार पर PA इंटरसेक्शन B का मान बन जाएगा 1/4। पूर्व की भांति ए घटना पहले घटित हो चुकी है और अब बी घटना के घटित होने की प्रायिकता PB/A का मान सूत्र से आएगा PA इंटरसेक्शन B बटे में PA। सभी मान हमारे पास हैं तो उत्तर आएगा 1/4 बटे में 3/4, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/3 और यही आपके क्वेश्चन का लास्ट और फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकाय ए और निकाय बी के लिए असफल होने की प्रायिकताएं दी गई हैं। तो हम इसमें दो घटनाएं ले रहे हैं ए और बी, जिसमें ए का मतलब है ए का असफल होना और बी का मतलब है बी का असफल होना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए का मान हमें जो दिया गया है वो यहाँ है 0.2। उसके साथ ए और बी दोनों के असफल होने की जो प्रायिकता है उसका मतलब होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, उसका मान दिया गया है 0.15। इनको हम नाम देते हैं समीकरण 1 और 2 और यहाँ पर केवल बी के असफल होने की प्रायिकता भी हमें दी गई है। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए यदि हम ध्यान दें तो वेन एक से अगर दो समुच्चय ए और बी हों तो ये वाला पार्ट बनता है ए इंटरसेक्शन बी के लिए, और यदि मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूं तो ये होता है कि केवल बी के लिए, और इसको ज्ञात करने के लिए बी में से ए इंटरसेक्शन बी को घटाया जाता है। इसलिए यहाँ केवल बी के असफल होने की प्रायिकता है, उसका मान दिया गया 0.15, जिसका मतलब होगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी का मान इसके अंदर पुट कर दें, जो कि है 0.15 समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ से पी बी का मान हमें मिल जाएगा 0.30, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस आधार पर फर्स्ट पार्ट है केवल ए के असफल होने की प्रायिकता जब बी असफल हो चुका हो, यानी घटना बी घटित हो चुकी है, उसके बाद ए के घटित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, जिसका सूत्र बनता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। दोनों के मान हमारे पास हैं तो 0.15 बटे में आएगा 0.30, जिसका उत्तर बनेगा 1/2 या 0.5। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। दूसरे पार्ट में हमें केवल ए के असफल होने की प्रायिकता को ज्ञात करना है, तो अभीष्ट प्रायिकता का मान बनेगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसकी भांति ही पी ए का मान है 0.2 और ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट का मान है 0.15, जिसको हल करने पर हमें मिलेगा 0.05 और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बनेगा पी ए इंटू में पी बी, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद दिया गया है कि इन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता 1/8 है। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया गया है 1/8, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से यदि हम देखें तो इसका मतलब पी ए इंटू पी बी का मान हमारे पास है 1/8, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इसके साथ साथ एक बात और कही है कि इन दोनों घटनाओं के घटित नहीं होने की प्रायिकता 3/8 है। इसका मतलब पी ए डैश
इंटरसेक्शन बी डैश का मान दिया गया है 3/8। यदि इसको हल करें तो यहाँ पर लिखा जा सकता है पी ए डैश इंटू में पी बी डैश बराबर 3/8, और इसके पीछे कारण है क्योंकि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट हम पी ए डैश के स्थान पे लिखते हैं 1 माइनस पी ए, और पी बी डैश के स्थान पे लिखते हैं 1 माइनस पी बी सूत्र की सहायता से, जिसका मान है 3/8। इनका यदि आपस में गुणा किया जाए तो हमें मिलेगा 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटू में पी बी बराबर है 3/8। जहाँ से इसको हल करने पर हमें पी ए प्लस पी बी का मान मिलेगा, जो कि होगा 1 माइनस 3/8 और प्लस 1/8, जहाँ पर 1/8 का मतलब है पी ए इंटू पी बी से, और उसका मान हमने लिखा है समीकरण नंबर 3 की सहायता से। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 3/4, जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 की सहायता से हम मान रख देते हैं पी ए या पी बी का। तो फिलहाल मैं पी बी का मान रख रहा हूँ समीकरण 3 की सहायता से, जिससे हमारे पास समीकरण बन जाएगी पी ए प्लस 1/8 1 में पी ए बराबर बन जाएगा 3/4। दोनों पक्षों में 8 पी ए का गुणा करूं तो बन जाएगा 8 पी ए स्क्वायर प्लस में 1 बराबर बन जाएगा 6 गुणा में पी ए। इसको हल करें तो समीकरण बनेगी 8 पी ए स्क्वायर माइनस 6 गुणा में पी ए प्लस में 1 बराबर 0, जो कि एक द्विघात समीकरण है। तो इसके गुणनखंड बन जाएंगे 4 पी ए माइनस 1 गुणा में 2 पी ए माइनस 1 इक्वल 0। दोनों गुणनखंडों को 0 के इक्वल रखें तो पहले गुणनखंड से पी ए का मान मिलेगा 1/4, और दूसरे गुणनखंड से पी ए का मान मिल जाएगा 1/2। इन मानों को हम समीकरण 3 में यूज करते हैं, जिससे हमें पी बी के मान मिलने वाले हैं। यदि 1/4 को यूज किया जाए तो हमें पी बी का मान मिलेगा 1/2, और यदि 1/2 को यूज किया जाए तो पी बी का मान मिल जाएगा 1/4, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अनिल 60% स्थितियों में सत्य कहता है और आनंद 90% स्थितियों में सत्य कहता है। हमें किसी कथन पर उनके एक दूसरे के विरोधाभासी होने की प्रायिकता को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो घटनाएं ए और बी ले रहा हूँ, जिसमें ए का मतलब है अनिल का सत्य कहना और बी का मतलब है आनंद का सत्य कहना। तो इस आधार पर पी ए का मान दिया गया है 60% यानी कि 60/100, जिसको हल करने पर हमें मिल जाएगा 3/5, और इसी आधार पर पी बी का मान होगा 90% यानी कि 90/100, जिसको हल करने पर हमें मिल जाएगा 9/10, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यदि हम पी ए डैश का मान ज्ञात करें तो उसका मतलब होगा अनिल का असत्य कहना, जो कि बनेगा 1 माइनस 3/5 यानी कि 2/5, और पी बी डैश का मतलब होगा बी का आनंद का असत्य कहना, जिसका मान होगा 1 माइनस 9/10 यानी कि 1/10। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें एक दूसरे के विरोधाभासी होने की प्रायिकता को ज्ञात करना है, जिसका मतलब है यदि अनिल सत्य कहे तो आनंद असत्य कहे, या अनिल असत्य कहे तो आनंद सत्य कहे। इनके मान हम लोगों ने ज्ञात कर रखे हैं 3/5, 1/10 प्लस 2/5 और 9/10। इसको हल करने पर हमें मिलेगा 21/50, भाग देने पर मिलेगा 0.42, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, बारी बारी से एक सिक्के को उछालते हैं। अब सिक्के को उछालने पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, और जिसके पहले हेड आ जाएगा वह गेम को जीत जाएगा। अब यदि एक खेल आरंभ करे तो हमें ए, बी और सी के जीतने की प्रायिकताओं को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले चित्त आने की प्रायिकता और पट आने की जो प्रायिकता है उससे। तो इनके मान होंगे 1/2 और 1/2, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में
जो हमें बात समझनी है वो ये है कि जीतेगा वही जिसके हेड आएगा। अब यदि मान लीजिए ए खेल आरंभ करे तो ए के जीतने की प्रायिकता कुछ इस प्रकार ज्ञात की जाएगी। अब सोचिए कि हो सकता है कि ए ने सिक्का उछाला और उसके हेड आ जाए, तो उसकी होगी प्रायिकता 1/2। या ए ने सिक्का उछाला लेकिन उसके हेड नहीं आए, तो उसकी भी जो प्रायिकता है वो कितनी दे रखी है, 1/2। अब हमें ए के जीतने की प्रायिकता निकालनी है। इसका मतलब बी और सी की बारी जब आए तो उनके भी हेड नहीं आने चाहिए। तो ए के बाद बी ने जब सिक्का उछाला उसके पट, और बी के बाद जब सिक्का उछाला तो सी के भी आ रहा है पट। अब वापस ए की बारी आएगी तो ए के सिक्का उछालने पर उसके आना चाहिए पट, या सॉरी चित्त यानी कि हेड। या इसी प्रकार से स्थिति में ए हार जाए, बी हार जाए, सी हार जाए, उसके बाद वापस ए हारे, बी हारे, सी हारे, और उसके बाद जब ए की बारी आए तो वो जीत जाए यानी उसके वापस हेड आ जाए। ये स्थिति कंटिन्यूस ऐसे ही जारी रहेगी जब तक ए मैच जीत नहीं जाता। अब यदि मैं इसको हल करूं तो यह है 1/2, 1/2 की घात आ रही है 4, आखिरी पद में 1/2 की घात बन रही है 7, और ये स्थिति इसी प्रकार जारी रहने वाली है। यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो ये बन रही है इनफाइनाइट जीपी यानी कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी, जिसके हमें अनंत पदों का योग ज्ञात करना है। उसका सूत्र होता है a/1 - r। यहाँ पर a का मान 1/2 है और r का मान बन रहा है 1/8, जिसको हल करेंगे तो उत्तर बनेगा 4/7। यदि a खेल आरंभ करता है तो उसके जीतने की प्रायिकता बन जाएगी 4/7। नेक्स्ट, यदि a ही खेल को आरंभ करे तो b के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। इसका मतलब a के आए पट और b के आ जाए चित्त, या a के पट, b के पट, c के पट, उसके बाद पुनः a के पट लेकिन b के आ जाए चित्त। या इसी प्रकार से ये स्थिति आगे बढ़ती रहेगी, जिसको हल करेंगे तो 1/2 की घात 2, 1/2 की घात 5, इसी प्रकार ये स्थिति आगे बढ़ती रहेगी, जो कि पुनः एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, जिसके अनंत पदों का योग होता है a/1 - r। अब इस स्थिति में a का मान बन जाएगा 1/4 और r का मान पूर्व की भांति बन जाएगा 1/8, जिसको हल करने पर हमें मिलेगा 2/7। इसी प्रकार यदि a खेल आरंभ करे तो c के जीतने की प्रायिकता। अब a खेल आरंभ करे उसके आ जाए पट, b के भी पट, लेकिन जब c खेले तो उसके आ जाए चित्त। या a के पट, b के पट, c के पट, पुनः a के पट, पुनः b के पट, और इस बार c के आ जाए चित्त। इसी प्रकार ये खेल अनंत तक जारी रहेगा, जिससे यहाँ पर बनेगा 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 6, जो कि पुनः एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी होगी, जिसका योग आएगा a/1 - r, यानी a की जगह आ जाएगा 1/8 और r की जगह भी आ जाएगा 1/8, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/7, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अगले 25 वर्षों में एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता 4/5 है और उसकी पत्नी के उन्हीं 25 वर्षों में जीवित रहने की प्रायिकता 3/4 है। उसके बाद हमें आगे इससे 3 क्वेश्चंस को हल करना है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं 2 घटनाएं ले रहा हूँ, ए और बी, जिसमें ए का मतलब है पति का जीवित रहना और बी का मतलब है पत्नी का जीवित रहना आगे आने वाले 25 वर्षों में। इस आधार पर पी ए का मान दिया गया है 4/5 और पी बी का मान दिया गया है 3/4, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम पी ए डैश का मान ज्ञात करते हैं, जो कि आएगा 1 - 4/5 यानी कि 1/5, और पी बी डैश का मान बन जाएगा 1/4, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2, जो उनके जीवित ना रहने की प्रायिकताओं को व्यक्त करेगा। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दोनों के जीवित रहने की प्रायिकता को ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पार्ट में वो होगी पी ए इंटू पी बी, यानी ए भी जीवित रहे और बी भी जीवित रहे, दोनों के मान हमारे पास हैं। 4/5 गुणा में 3/4, ओवरऑल उत्तर बनेगा 3/5। दूसरे भाग में हमें
कम से कम एक व्यक्ति के जीवित रहने की जो प्रायिकता है उसे ज्ञात करना है। और यहाँ पर ध्यान दें तो ए और बी घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं भी हैं, और इसका मतलब होगा पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना, जिसका मतलब होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें पी ए और पी बी को हम एक बार सेम रखते हैं, और पी ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पर आएगा पी ए इंटू में पी बी, क्योंकि ए और बी घटनाएं स्वतंत्र होंगी। सभी मान रख दें तो 4/5 प्लस 3/4, और इनका यदि गुणा कर दूं तो हमें मिलेगा 3/5। हल करने पर हमें प्राप्त होगा 19/20। नेक्स्ट पार्ट में हमें केवल पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जिसका मतलब होगा ए घटना घटित ना हो और बी घटना घटित हो जाए, और इनके मान है 1/5 और 3/4, जिसका उत्तर बन जाएगा 3/20, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रायिकता बंटन को ज्ञात करने के लिए p के मान फलन के रूप में दिए गए हैं। इसमें जब x का मान 0 होगा तो हमें px का मान लेना होगा k, 1 होगा तो 2 के, 2 होगा तो 3 के, और अन्य किसी बिंदु होंगे तो उस पर हमें लेना होगा 0, यानी अन्य कोई मान संभव नहीं है। इस आधार पर यदि हम प्रायिकता बंटन लिखना चाहें तो वह कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें x के मान होंगे 0, 1 और 2, और उनके संगत px के मान हमें प्राप्त होंगे k, 2 के और 3 के। अब हमें फर्स्ट पार्ट में k का मान ज्ञात करना है, और उसके लिए हम जानते हैं कि इन मानों का योग हमेशा कितना बनता है, 1 लिखेंगे, चूंकि सिग्मा पी एक्स आई इज इक्वल टू दी 1। इसका मतलब k प्लस 2k प्लस 3k का मान आएगा 1, जिसे हल करने पर k का मान हमें प्राप्त होगा 1/6। ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर बन गया। सेकंड पार्ट में हमें p x लेस देन इक्वल 2 का मान ज्ञात करना है, जिसका मतलब या तो x का मान 0 होगा या x का मान 1 होगा। दोनों के मान हमारे पास सारणी में है k और 2 के, योग कर देंगे तो 3 के, जिसमें k का मान रखा जाएगा 1/6, तो ओवरऑल आंसर बन जाएगा 1/2। फिर हमें p x लेस देन इक्वल 2 का मान ज्ञात करना है, जिसका मतलब है या तो x 0 होगा या x का मान 1 होगा या x का अधिकतम मान हो जाएगा 2। इस आधार पर यदि हम सारणी से मान रखें तो k प्लस 2k प्लस 3k योग बनेगा 6k, जिसमें k का मान रखने पर ओवरऑल आंसर बन जाएगा 1। और अंत में हमें पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल 2 का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब x का सिर्फ एक ही मान आएगा 2, और उसके संगत यदि हम p का मान देखें सारणी से तो आएगा 3k, जिसमें k का मान रखने पर हमें ओवरऑल आंसर मिल जाएगा 1/2, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक यादृच्छिक चर x सभी ऋणोत्तर पूर्णांक मान ग्रहण कर सकता है। इसका मतलब है x के संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4 आगे तक हो सकते हैं, यानी सभी पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन 0 से छोटा कोई पूर्णांक नहीं लेना है। और x के किसी मान r को ग्रहण करने की प्रायिकता है वो अल्फा की पावर r के समानुपाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है कि p x का मान r ग्रहण करने की प्रायिकता है वो अल्फा की पावर r के समानुपाती है। यदि हम समानुपाती चिन्ह को हटाना चाहें तो हमें एक समानुपाती नियतांक की आवश्यकता होगी, उसको मैं ले रहा हूं k। इसको नाम देता हूं समीकरण नंबर 1, और r के जो संभावित मान हैं वो हैं 0, 1, 2, 3 इत्यादि। अब हम लोग जानते हैं कि पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 1, पी एक्स बराबर 2 इत्यादि का योगफल हमेशा 1 आता है। यदि हम समीकरण 1 से इनके मान ज्ञात करें तो आएंगे k इंटू अल्फा की पावर 0, k इंटू अल्फा की पावर 1 और k इंटू अल्फा की पावर 2, यानी इन सब का योग बन जाएगा 1। इनमें से कॉमन ले लेते हैं k,
तो शेष बचेगा अल्फ़ा की पावर 0 यानी 1, अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी ये अल्फ़ा है, इत्यादि इक्वल में 1। के का लगा दें भाग तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल बन जाएगा 1/k। यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो ये बन रही है अनंत गुणोत्तर श्रेणी, जिसके अनंत पदों का योगफल होता है a/1 - r इज इक्वल 1/k। यहाँ पर r से मेरा मतलब है सार्व अनुपात। आप चाहें तो इसको कैपिटल R से भी व्यक्त कर सकते हैं, जिससे कि ये क्वेश्चन में दिए गए R से मिक्स ना हो जाए। तो इसमें फर्स्ट स्टेप देखिए ध्यान से, 1 बन रहा है और R का जो मान है वो इस गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात है, वो बन रहा है अल्फ़ा। तो यहाँ पर इक्वल आ रहा है 1/k। वज्र गुणा से यदि मैं k का मान ज्ञात करूँ तो आएगा 1 - अल्फ़ा। इसको हम समीकरण 1 में यूज़ करते हैं, जिससे हमारे पास px इक्वल r का मान बन जाएगा 1 - अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा की पावर r, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। तो वास्तव में हमने इस शर्त का यूज़ अज्ञात राशि k का मान ज्ञात करने के लिए किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें p का मान x बराबर 0 का पर ज्ञात करना है, यानी r के स्थान पर हमें लेना है 0। इस आधार पर यहाँ पर बनेगा 1 - अल्फ़ा और अल्फ़ा की पावर 0 का मान बन जाएगा 1। तो यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू बचेगी 1 - अल्फ़ा, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि x एक यादृच्छिक चर है जिसके संभावित मान x1, x2, x3 और x4 हैं। यानी हम जहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर अब हमें x1, x2, x3, x4 को यूज़ करना है, और उनके संगत जो प्रायिकताएँ ज्ञात करते हैं वो हमें इससे ज्ञात करनी है, और उसके बाद हमें x का प्रायिकता बंटन लिखना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्नानुसार जो हमें दिया गया है, और हमें जो बंटन लिखना है वह वास्तव में है जिसमें x के मान है x1, x2, x3 और x4, और px के मान अभी हमें ज्ञात करने हैं। उसके लिए मैं इस पार्ट के ऊपर फोकस करता हूँ, जिसमें हम ध्यान दें तो इसके साथ कोई भी गुणज नहीं है। तो आप सबसे पहले इसी को k मान लीजिए, यानी कि x3 के संगत जो p का मान आ रहा है वो होगा k। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दो पदों को इक्वल करते हैं। 2 का यदि भाग लगा दूं तो px इक्वल x1 का मान बन जाएगा k/2। तो x1 के संगत मान बनेगा k/2। अब इन दो मानों को इक्वल कर देते हैं, जिसके आधार पर x2 के संगत मान मिलेगा 3 का भाग देने पर, जो कि आ जाएगा k/3। और इसी प्रकार इन दोनों को यदि इक्वल कर दूं तो हमें 5 का भाग देने पर x4 के ऊपर p की वैल्यू मिल जाएगी k/5। यहाँ पर लिख दीजिएगा माना। नेक्स्ट स्टेप में हमें पहले k का मान ज्ञात करना है, और k का मान ज्ञात करके हम इस प्रायिकता बंटन को पूर्ण करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सिग्मा pxi का मान हमेशा 1 आता है। इसका मतलब एलसीएम लेके हल करूं तो 61k बराबर बन जाएगा 30, जिससे k का मान बन जाएगा 30/61। ये मान यदि हम बंटन वाली सारणी में रख दें तो हमें मिल जाएगा प्रायिकता बंटन, जिसमें x और px होंगे। x के मान हैं x1, x2, x3 और x4। k के मान रखूं तो पहला बन जाएगा 15/61, दूसरा बन जाएगा 10/61, और x3 के संगत हमने k ही माना था तो आएगा 30/61, और आखिर में बन जाएगा 6/61। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम इसके विविध उदाहरण में से फर्स्ट जो उदाहरण है उसको हल करते हैं, जिसमें लिखा गया है कि a और b एकांतरतः एक पासे के जोड़े को उछालते हैं। अब यदि b के 7 फेंकने से पहले a 6 फेंक दे तो a जीत जाता है, और यदि a के 6 फेंकने से पहले b 7 फेंक दे तो b जीत जाता है। इसका मतलब है यदि a के 6 आ गए तो a जीत जाएगा, और यदि b के 7 आ गए तो b जीत जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है कि यदि a खेलना आरंभ करे तो a की जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम इसमें दो घटनाएं लेकर जा रहे हैं। पहला है a जिसका मतलब है a का जीतना, और दूसरी घटना b है जिसका मतलब है b का जीतना।
और ए के जीतने का मतलब है युग्म से हमें 6 मिलना है। इसी प्रकार बी के जीतने का मतलब होगा पासे के युग्म से 7 मिलना। अब हम जानते हैं कि यदि हम पासे के युग्म को उछालें तो उनसे कुल स्थितियां 36 मिलती हैं, जिनमें से इन 5 स्थितियों में योग बनता है 6 और इन 6 स्थितियों में योग बनता है 7। इसका मतलब पी ए का मान बन जाएगा 5/36 और पी बी का मान बन जाएगा 6/36, जिसको हल करने पर हमें मिलेगा 1/6। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यदि हम पी ए डैश और पी बी डैश का मान ज्ञात करें तो वह हमें प्राप्त होगा 31/36 और 5/6, जो कि ए और बी के हारने की प्रायिकताओं को व्यक्त करेगा। अब यदि ए खेल को आरंभ करे तो ए की जीतने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, और इसके लिए यदि हम विचार करें तो ए के जीतने का मतलब होगा ए के पासा फेंकने पर 6 मिल जाए, और उसकी जो प्रायिकता है वो हमने ज्ञात की है 5/36, यानी पहली बार में पासा उछालने पर 6 आ गया तो ए जीत गया। या यूं भी हो सकता है कि ए ने जब पासा उछाला तो 6 नहीं आया, यानी ए हार गया। फिर बी ने जब पासा उछाला तो बी भी हार गया, और अब जब ए की बारी आई तो ए जीत जाए। या ए पहली बार में हार जाए, बी भी पहली बार में हार जाए, वापस ए की बारी आए तो वो पुनः हार जाए, बी भी हार जाए, और जब अगली बार ए की बारी आए तो वह जीत जाए। तो इस प्रकार ये स्थितियां बनती चली जाएंगी जिसमें ए खेल जीतता जाएगा। इसमें से यदि हम कॉमन लें तो आ सकता है 5/36, शेष बनेगा 31/36 गुणा में 5/6। अगले पद में 31/36 गुणा 5/6 का वर्ग। जो हमने बड़े कोष्ठक में लिखा है ये एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है जिसका योग हमें ज्ञात करना है, और उसका सूत्र होता है ये अपॉन 1 - r। तो इसको हल करेंगे 5/36, ए का मतलब यहाँ पर 1 है और r का मतलब ये वाला पद, तो 1 माइनस ये 31 गुणा 5, 36 गुणा 6। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5/36 गुणा में 36 गुणा में 6, और बटे में आएगा 216 माइनस 155, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 30/61, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि एक द्वितीय कोटि के सारणिक का हर एक अवयव या तो 0 होगा या 1 होगा, तो उससे सारणिक का मान धनात्मक होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम द्वितीय कोटि के सारणिक का मानक रूप लिखते हैं, जिसमें केवल ये 4 एलिमेंट होंगे, और इन एलिमेंट के रूप में हमें सिर्फ 0 और 1 को ही यूज करना है। इसके लिए पहले हम चारों के चारों एलिमेंट है वो 1 1 1 लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी संभावित सारणिक बन सकती है। तो वह बनेगी 1 1 1 और 1 एलिमेंट से। अब यदि हम 3 एलिमेंट 1 ले लें और 1 एलिमेंट 0 ले लें तो संभावित सारणिक इस प्रकार बन जाएंगी। नेक्स्ट यदि हम 2 एलिमेंट 1 1 लें और 2 एलिमेंट 0 0 लें तो बनने वाली संभावित सारणिक इस प्रकार हमें 6 सारणिक और मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम यदि 1 एलिमेंट 1 लें और 3 एलिमेंट 0 लें तो बनने वाली संभावित सारणी कुछ इस प्रकार होंगी। और अंत में यदि हम चारों एलिमेंट 0 लें तो बनने वाली संभावित सारणी कुछ इस प्रकार होंगी। तो इस प्रकार हमने जो सभी सारणी ज्ञात किए हैं वो 2 गुणा 2 कोटि की सभी संभव सारणी आ चुकी हैं जिसके एलिमेंट 0 या 1 लिए जाएं, और यही सैंपल स्पेस S के एलिमेंट होंगे, और इनकी कुल संख्या बन रही है 16। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन S बन जाएंगे 16। इनमें से केवल 3 सारणिकों के मान धनात्मक होंगे और शेष अन्य सारणिकों के मान 0 या -1 मिलेंगे। अब यदि हम धनात्मक मान मिलने की घटना को A से व्यक्त करें तो A के अंदर केवल ये 3 ही एलिमेंट होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A बन जाएंगे 3। इसलिए घटना A की प्रायिकता का मान ज्ञात करें
तो वह आएगा एन ए बटे में एन एस, यानी कि 3/16, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 16 आज पूर्ण होती है। उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।